नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराया। कहा, भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक है ये ध्वज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए रोड मैप बनाया जा रहा है। राज्य सरकार ने रोजगार सृजन और उद्योगों के विकास के लिए लिया अहम निर्णय। 25 नई चीनी मिलें खोली जाएंगी। 9 बंद पड़ी चीनी मिलों का भी होगा पुनरुद्धार। और 18वीं विधानसभा का प्रथम सत्र 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा। पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई जाएगी सदस्यता की शपथ। 2 दिसंबर को होगा विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई। यह मंदिर निर्माण के पूर्ण होने तथा सांस्कृतिक उत्सव और राष्ट्रीय एकता के एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ध्वज भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह पवित्र ध्वज इस बात का प्रमाण है कि अंततः असत्य पर सत्य की विजय होती है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र इस देश के डीएनए में है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि राम भेदभाव नहीं करते और सरकार भी इसी भावना के साथ आगे बढ़ रही है। कि भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र हमारे डीएनए में है। साथियों, अगर आप तमिलनाडु जाएंगे तो तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से में उत्तिर मेरूर गांव है। वहां हजारों वर्ष पहले का एक शिलालेख है। उसमें बताया गया है कि उस कालखंड में भी कैसे लोकतांत्रिक तरीके से शासन व्यवस्था चलती थी, लोग कैसे सरकार चुनते थे। लेकिन हमारे यहां तो मैग्ना कार्टा की प्रशंसा का ही चलन रहा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सुबह अयोध्या में एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने सप्त मंदिर का दौरा किया और शेषावतार मंदिर में दर्शन किए। शेषावतार मंदिर देश में भगवान राम के दुर्लभ मंदिरों में से एक है। प्रधानमंत्री ने माता अन्नपूर्णा मंदिर में भी दर्शन किए और रामलला के गर्भगृह में दर्शन और पूजा अर्चना की। एक रिपोर्ट। जय श्री राम के जय घोष, शंख ध्वनि की गूंज और विश्व के विभिन्न कोनों से अयोध्या पहुंचे हजारों राम भक्तों की उपस्थिति के बीच शुभ विवाह पंचमी के दिन और अभिजीत मुहूर्त में धर्म ध्वजा कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह प्रक्रिया 11:40 पर शुरू हुई। प्रधानमंत्री ने बटन दबाया और 11:50 पर धर्म पताका स्थापित हो गई। पूरी प्रक्रिया में 4 मिनट से अधिक का समय लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्प वर्षा कर ध्वज को प्रणाम किया। 10 फीट ऊंचे और 20 फीट लंबे समकोण त्रिभुजाकार धर्म ध्वज पर भगवान श्री राम के तेज और पराक्रम का प्रतीक सूर्य अंकित है। इस दीप्तिमान सूर्य की छवि के साथ ही कोविदार वृक्ष की छवि भी अंकित की गई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की पहली बैठक में उद्योगों के विस्तार, तकनीकी विकास और रोजगार सृजन को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि रोजगार सृजन को गति देने के लिए राज्य में डिफेंस कॉरिडोर, सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, मेगा टेक सिटी का विकास किया जाएगा। मुख्य रूप से आज कुछ
निर्णय हुए हैं वो उद्योग के जाल को बिछाने का है और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का। जो पहला निर्णय है वो पूरे पूर्वी भारत का इस राज्य को न्यू टेक हब के रूप में विकसित करना है और इस उद्देश्य से डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी, फिनटेक सिटी ये जो स्थापित करना है। तो इस तरह की योजनाओं को कैसे स्थापित किया जाए और उसका अनुश्रवण करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति के गठन का निर्णय हुआ है। श्री अमृत ने बताया कि राज्य को कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना का भी निर्णय लिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिशन मोड में काम करने के लिए ये भी एक निर्णय हुआ है, समिति का गठन किया गया है और एआई के क्षेत्र में इसका लाभ विभिन्न विभागों में कैसे लिया जाए, इसको कैसे फैसिलिटेट किया जाए। तो इस समिति की भी स्थापना आज कैबिनेट ने स्वीकृति दी है और इसमें भी जो बेस्ट ब्रेन्स हैं, जो कंपनीज हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको भी कोऑप्ट किया जाएगा। मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में बंद पड़ी 9 चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने और 25 नई चीनी मिल स्थापित करने से संबंधित प्रस्ताव को भी सहमति दी गई है। बिहार में 9 चीनी मिल बंद पड़े हैं और 25 चीनी मिल को खोलने की बात हुई है नए। तो इस पर भी काम करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन की स्वीकृति मिली है और इनको कैसे कम से कम समय में और हम लोग क्रियान्वित करेंगे, ये निर्णय आज हुआ है। कैबिनेट की बैठक में आज कुल 10 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि नई सरकार राज्य में उद्योगों का बढ़ावा देने और अधिक संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। नवगठित कैबिनेट की पहली बैठक के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में श्री कुमार ने कहा कि राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, इसके लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए रोड मैप बनाया जा रहा है। श्री कुमार ने कहा कि नई सरकार इस लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेगी। 18वीं विधानसभा का प्रथम सत्र 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा। 5 दिवसीय सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव नवनिर्वाचित विधायकों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। 3 दिसंबर को राज्यपाल विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। 4 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर होगा, जबकि सत्र के अंतिम दिन 5 दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद इसे स्वीकृति दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News पटना पर जा सकते हैं। राज्य की नई सरकार के विभिन्न मंत्रियों का पदभार ग्रहण करने का सिलसिला आज भी जारी रहा। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपना पदभार ग्रहण किया। श्री चौधरी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति हर हाल में बहाल की जाएगी। किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करे। लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतरीन करने की व्यवस्था करनी हो। जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पदभार संभालने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सरकार के विकास कार्यों, योजनाओं और नीतियों की सही और पूरी जानकारी लोगों तक पहुंचाने का कार्य विभाग पारदर्शिता के साथ करेगा। सरकार के काम एक तरफ है और उन कामों को जनता के बीच में सकारात्मक और सही रूप में पहुंचाना, ये इस विभाग का दायित्व होता है। दोनों है, सूचना देना भी है, जनसंपर्क भी। यानी किसी विभाग के बारे में किसी तरह की कहीं पर कोई गलतफहमी या भ्रांति है तो ये विभाग उसको भी दूर करती है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही बड़े पैमाने पर रिक्तियां निकालकर अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को दूर किया जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी
हमारे कार्यों का नेतृत्व करेंगे। हम उनकी देखरेख में स्वास्थ्य विभाग के काम को आगे बढ़ाएंगे। वहीं दूसरी तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार के सहयोग से भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और उनके सहयोग से स्वास्थ्य विभाग के काम को हम और गति देंगे। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने भी आज पदभार संभाल लिया। उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। श्री यादव ने कहा कि राज्य का विकास खेतों से होकर ही गुजरता है। जो दायित्व माननीय मुख्यमंत्री ने मेरे कंधों पर दिया है, किसानों के हित के लिए खेत में उत्पादन बढ़े, उनकी क्षमता और बढ़ा सके, उनकी आमदनी और बढ़े, इसके लिए प्रयास करूंगा। श्रेयसी सिंह ने आज अपनी दूसरी जिम्मेवारी खेल विभाग का कार्यभार संभाला। इस अवसर पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में खेल संरचना का विकास किया जा रहा है, वे इसे और आगे बढ़ाएंगी। आने वाले समय में बिहार में किस तरह से खेल को बढ़ावा देना है, खेल प्रेमियों को बढ़ावा देना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है उसके मेंटेनेंस की जो पॉलिसी है उसको दुरुस्त करना है और साथ ही साथ नए आधारभूत संरचनाओं को भी धरातल पर उतारना है। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि राज्य में निवेश का स्वस्थ माहौल बनाया जाएगा। उद्योग विभाग का प्रभार आज मुझे मिला है। मेरा शुरू से स्वभाव है कि हर चुनौती को मैं अवसर में बदलने का काम बाबा भोलेनाथ की कृपा से करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु के कृपा से मैं अपने जिम्मेवारी को पारदर्शिता के साथ और निभाने का प्रयास करूंगा और युवाओं को जो रोजगार और बिहार में निवेश, इसका भरपूर प्रयास उद्योग विभाग रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को अपना 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करने का आदेश दिया गया है। भवन निर्माण विभाग ने आज इस संबंध में आदेश जारी किया। विभागीय आदेश में कहा गया है कि श्रीमती राबड़ी देवी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से पटना में 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास आवंटित किया गया है। प्रदेश के विभिन्न भागों में पश्चिमी हवा के प्रभाव से ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले कुछ दिनों तक राज्य के विभिन्न स्थानों पर न्यूनतम तापमान में कमी की प्रवृत्ति बनी रहेगी। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर सुबह और शाम के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाये रहने की संभावना है। शेखपुरा जिले में सिकंदरा शेखपुरा पथ पर मनियंडा गांव के पास ट्रक और ऑटो की भीषण टक्कर में ऑटो सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराया। कहा, भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक है ये ध्वज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए रोड मैप बनाया जा रहा है। राज्य सरकार ने रोजगार सृजन और उद्योगों के विकास के लिए लिया अहम निर्णय। 25 नई चीनी मिलें खोली जाएंगी। 9 बंद पड़ी चीनी मिलों का भी होगा पुनरुद्धार। और 18वीं विधानसभा का प्रथम सत्र 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा। पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई जाएगी सदस्यता की शपथ। 2 दिसंबर को होगा विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।